हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है। पहले ये चैप्टर बच्चों 9 था, उपसहसंयोजी यौगिक, या इसका नाम ऐसा था उपसहसंयोजी रसायन एवं कार्बधात्विक यौगिक। ये वही चैप्टर है बच्चों, एनसीईआरटी ने जैसे बीच के कुछ चैप्टर हटा दिए, इसलिए अब ये चैप्टर 5 बन चुका है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, इस चैप्टर में द्विक लवण या जालक यौगिक जिसे बोलते हैं और उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में, जिसे संकुल यौगिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। तो काफी महत्वपूर्ण है, या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा द्विक लवण या संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक में अंतर। तो आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हो बच्चों, और विधिवत कोशिश करूंगा समझाने के लिए। देखिए, जो नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर रूप से जो नोट्स तैयार करते हैं, वो बिल्कुल मेरे साथ लिखते चलें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैं यहाँ पे केवल बोलता हूँ, उसे आप लोग परिभाषा के रूप में लिख लिया करो। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे आज ही मेरा टॉपिक तो इतना है, लेकिन इसमें बहुत कुछ यहाँ पर डीप में समझाऊंगा, वो आप लोग लिखते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर में कभी भी कहीं से भी पूछ दिया जा सकता है। इसलिए बच्चों, आप लोगों से विनती है कि आप बेहतर से बेहतर लिखते चलेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसहसंयोजी रसायन किसे कहा जाता है। भाई, जैसे उपसहसंयोजी यौगिक तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? तो उपसहसंयोजी रसायन जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजी रसायन। ठीक है, परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं, हम उसे बोलते हैं उपसहसंयोजी रसायन। ठीक है, तो पहला ही परिभाषा आप लोग यहां पर नोट करें, उपसहसंयोजी रसायन बच्चों। ठीक है, क्या? उपसहसंयोजी रसायन। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है? तो कार्बनिक रसायन की वह शाखा, कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं बच्चों। ठीक है, कार्बनिक रसायन की है, कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं। किसका? उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उस शाखा को हम बोलते हैं उपसहसंयोजी रसायन। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी रसायन। ये चीज क्लियर है? इसे आप लोग पहले स्टेप में लिखेंगे पूरे चैप्टर के स्टार्ट में, कि उपसहसंयोजी रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन की वह शाखा, कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं, उसे हम उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों स्टार्टिंग में क्या हुआ था, यानी बेसिक में बात करें, पहले द्विक लवण संकुल लवण तो था नहीं। तो सबसे पहले क्या किया कि 2 या 2 से अधिक लवण को आपस में मिला दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक नया यौगिक बना। ठीक है, जिन्हें क्रिस्टल भी कह सकते हैं, वो योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। और उनको फिर अलग से प्रयोग में लाया गया, तो देखा गया कि भाई इसमें जब जल मिलाते हैं तो कुछ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कुछ का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जैसे 2 या 2 से अधिक लवणों को आपस में मिलाया गया तो नया कंपाउंड बनेगा, वो तो सिंपल है। 2 या 2 से अधिक लवणों को लवण मिलाया गया। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए आपका हो गया KCl एक लवण है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप लोग देख सकते हैं KCN ही एक लवण है, या फिर CN को होल ट्वाइस ये लवण है। तो इनको आपस में मिलाया गया, और जब मिलाया गया तो देखा गया कि भाई कुछ ना कुछ तो एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसके बाद उसको और प्रायोगिक पुष्टि की गई, इसमें जल मिला करके देखा गया कि कुछ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और कुछ का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, जिस आधार पर उनको 2 भागों में बांट दिया गया, जिसे हम द्विक लवण और संकुल लवण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका बेसिक चीजें यही है बच्चों, कि लवणों को आपस में मिलाया गया। ठीक है, लवणों को आपस में मिलाया गया, जैसे हमारे पास लवण है कोई और प्लस लवण। ठीक है, तो हमें कोई एक नया यौगिक मिलेगा। ठीक है, एक हमारा कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और वो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, कि कुछ जल में 2 भागों में इसको बांटा गया। एक जल में अस्तित्व बनाए रखता है, एक जल में अस्तित्व बनाए रखता है, अस्तित्व रहता है। ठीक है, और एक में अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, तो इस आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया गया। तो कुछ ऐसे लवण जो जल में विलय किए जाने पर अपने घटकों में विभक्त हो जाते हैं, जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो कहलाया हमारा द्विक लवण। क्या कहलाया बच्चों? द्विक लवण। ठीक है, और जिनका अस्तित्व रहता है, पहले मैंने क्या कहा कि ऐसे यौगिक जो जल में विलय करने पर अपने अवयवी घटकों में विलय हो जाते हैं, है ना, अर्थात जिनका अस्तित्व नहीं रहता, जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भाई
वो अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, तो उसे कहा गया बच्चों द्विक लवण। और ऐसे यौगिक जिनको जल में मिला दिया जाता है फिर भी उनके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जल में मिलाने पर भी वो उसी प्रकार से होते हैं, उन्हें हम संकुल यौगिक कहते हैं। तो ये द्विक लवण और जो संकुल यौगिक या संकुल लवण शब्द कहाँ से आया, तो भाई आप लोगों को तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले कोई ना कोई यौगिक बना होगा, यानी कोई ना कोई लवण बना होगा, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाए तो एक जटिल लवण बन गया, और उस लवण को जल के साथ मिलाने पर उनके अस्तित्व को देखा गया कि हम जल में यदि मिलाते हैं, यदि उनका अस्तित्व बना रहता है, यानी वो टूटते नहीं हैं, तो फिर वो संकुल यौगिक, और यदि जल में मिलाने पर वो टूट जाते हैं बच्चों, तो आपके कहला जाते हैं द्विक लवण। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में भी मैं आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। फिलहाल सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक समान लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलन किया जाता है, तो क्रिस्टलन के फलस्वरूप एक नए यौगिक का क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिनके क्रिस्टल बनने से उन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। इन नए क्रिस्टलों की संरचना रचक लवणों से भिन्न होता है, और इन्हीं आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, एक आपका द्विक लवण और एक संकुल लवण। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, आपस में हम मिलाते हैं तो एक लवण का निर्माण होता है, लेकिन जैसे उसे जल के साथ मिला दें, तो अपने अवयवी घटकों में टूट जाएं। यदि टूट गए तो फिर उनका एक अलग नाम दे दिया गया, और यदि वो नहीं टूटे, उसी रूप में है, तो उनको एक अलग नाम दे दिया गया। तो जो टूटते हैं, जिनका अस्तित्व समाप्त होता है, उन्हें द्विक लवण कहा गया, और जिनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता बच्चों, उन्हें उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक कहा गया। जैसे मैं एक आध द्विक लवण का एग्जाम्पल बताऊं बच्चों, तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा लवण लो जो कि अब घटित हो जाए। जैसे कार्नेलाइट जो आपका होता है, ये आपका मान लीजिए KCl है ना बच्चों, और इसमें MgCl2 मिला दो, और ये आपका 6H2O है। जब ये बनता है तो एक लवण बनाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो जल एक भी लवण है, जब इन छोटे छोटे पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो एक लवण बनता है, यानी दो या दो से अधिक लवण ही आपस में मिलाए तो एक संयुक्त लवण बनेगा। तो आपका हो गया KCl, फिर MgCl2 और इंटू 6H2O, ये हमारा कहलाया बच्चों कार्नेलाइट। ठीक है, और इसको यदि जल से मिला दें तो फिर अपने अवयवी घटकों में टूट जाएगा। सीधा फंडा है, ज्यादा इधर सोचने की जरूरत नहीं है। यदि इसको हम फिर से जल में मिला देंगे, यानी इसको उबाल दें, यदि ठीक है गर्म कर दें, है ना, जल में घोलकर इसे क्रिस्टलन कर दें, तो ये फिर से टूट जाता है। तो ये आपका कार्नेलाइट है। ये आपका क्या बच्चों, कार्नेलाइट। ये एक आपका एक प्रकार से द्विक लवण है। सब कुछ जानना जरूरी है। अब जैसे पोटास एलम की मैं बात करूं तो K2SO4 और इसमें हम मिलाते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, तो ये आपका प्लस करेंगे बच्चों, तो ये बनाएगा K2SO4, जिसे फिटकरी कहते हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। जी हाँ बच्चों, इसी को बोलते हैं हम फिटकरी। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं भैया, ये द्विक लवण हैं। क्या बच्चों, द्विक लवण। तो ऐसे यौगिक जो जल में विलय करने पर अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें द्विक लवण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर द्विक लवण की, कि ऐसे यौगिक के लवण जो जल में विलय करने पर अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे आपका ये देख सकते हैं फिटकरी ये नहीं है बच्चों, यहाँ पर आपका ये दूसरा यौगिक K2SO4। अब यहाँ पर आप Al2SO4 का होल थ्राइस यदि कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका फिटकरी बन जाएगा। तो यहां पर आप कर सकते हैं Al2 इसको Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, तो K पॉजिटिव अलग हो गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, बाकी ये सब वही सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि हमारे पास कोई यौगिक है और उसे जल में मिला दिया जाए, अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाए, तो वो आपका द्विक लवण कहलाता है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, जैसे हमारे पास ये देखो संकुल लवण, ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने घटकों का परीक्षण नहीं देते, संकुल लवण कहलाते हैं। ये आपके सारे के सारे संकुल लवण हैं, सीधा फंडा। ठीक है, ये चीजें हैं बहुत सारे, कुल मिलाकर संकुल लवण मतलब उपसहसंयोजी यौगिक। इस चैप्टर में आप सब यही चीज पढ़ने वाले हो, है ना। अब कभी कभी क्वेश्चन तो पूछ दिया जाता है मात्र 1 नंबर में कि द्विक लवण किसे कहते हैं। 1 नंबर 2 नंबर की क्वेश्चन बनती है और लोगों से नहीं बनता है कि द्विक लवण क्या है।
तो द्विक लवण क्या है? ऐसे लवण जो जल में विलय करने पर अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देख लो, ये फिट करिए, यहाँ पर आप एल्यूमिनियम जोड़ लेना ना, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, 24H2O, ठीक है, 24H2O, ठीक है। ये आपका संकुल लवण है बच्चों, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को नहीं खोते हैं, मतलब वो परीक्षण ही नहीं देते, वो आपके संकुल लवण कहलाते हैं। इस संकुल लवण 3 प्रकार से होते हैं। अब आज थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा भाई कि ये यौगिक कैसे बना, इसका नाम क्या है, ये क्या चीजें हैं सर, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसके बाद आपका पूरा जो टॉपिक्स है इसमें, इस चैप्टर में उपसंयोजी रसायन में, अर्थात ये जो आपके पास उपसंयोजी यौगिक या कार्बधात्विक यौगिक हैं, इनमें पूरा आप यही पढ़ने वाले हो, पूरा का पूरा संकुल यौगिक के बारे में ही पूरा कंप्लीट समझाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल संकुलों के प्रकार के बारे में समझ लो कि संकुल लवण 3 प्रकार के होते हैं, संकुल यौगिक 3 प्रकार के होंगे। जिस पे धन आयन होगा वो धनायनिक संकुल कहलाएगा, जिस पर ऋण आयन होगा वो ऋणायनिक, और जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा वो उदासीन कहलाता है। सीधा, कुछ भी नहीं है। लास्ट में परिभाषा है आपकी उपसंयोजी रसायन की, कि अकार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे उपसंयोजी रसायन कहते हैं। हम स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं आप लोगों को कि कुछ ऐसी परिभाषाएं होती है जिसे आप लोग नहीं लिखते हैं। मैं बोल भी देता हूं, स्टार्टिंग में बोला था कि उपसंयोजी रसायन की परिभाषा लिख लीजिए, जो लिखा होगा तो अच्छी बात, जो नहीं लिखा हो तो दिक्कत कर देगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मुख्य रूप से दोनों चीज आप समझ गए। अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है, लोगों को क्या है कि यहां से पढ़ते हैं कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बस पढ़ लो और कुछ मतलब ही नहीं, उदाहरण से कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है कि संकुल लवण के प्रकार, संकुल यौगिक के प्रकार, उपसंयोजी यौगिक के प्रकार। तो लोगों को जब संकुल पढ़ के जाते हो तो आप उपसंयोजी यौगिक का नाम भूल जाते हो। संकुल लवण रहता है तो आप लोग सोचते हो यार संकुल यौगिक हमने पढ़ा था, अब यहां पर तो संकुल लवण पूछ दिया, अब हम क्या करें। तो बच्चों यदि क्वेश्चन आ जाएगा उपसंयोजी यौगिक के प्रकार, संकुल यौगिक के प्रकार या संकुल लवण के प्रकार, तो ये जो यौगिक है 3 प्रकार से होते हैं। एक धनायनिक यौगिक जिस पर धनावेश होगा, एक ऋणायनिक यौगिक जिस पर ऋणावेश होगा, और एक उदासीन संकुल जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये तीनों प्रकार का होता है, धनायनिक भी होता है, ऋणायनिक भी होता है और उदासीन भी होता है। इसलिए डिफरेंस भी कभी आपसे पूछा जाए तो ऐसे ही लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, लिख लेंगे आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंतर पर। तो ये आपका द्विक लवण का एक उदाहरण तैयार कर लेना, ये एल्यूमिनियम आप बना लेना, Al3 पॉजिटिव कर लेना तो अच्छा रहेगा, आपको डाउट नहीं रहेगा और परेशानी भी नहीं रहेगी। आप यहाँ पर क्रोमियम का भी घटक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो और अच्छा रहेगा। क्रोमियम लेंगे तो भी आपका वो उपसंयोजी यौगिक ही होगा, सॉरी द्विक लवण ही होगा, तो क्रोमियम भी ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी फिटकरी का समझाया था इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्रोमियम बना दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, ठीक। चलिए इसके बाद आप संकुल लवण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके प्रकार की, ठीक है। धनायनिक संकुल होता है, ऋणायनिक संकुल और उदासीन संकुल बच्चों, साथ में आपका उपसंयोजी रसायन। अब चलिए मुद्दा जो हमारा है द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, जिसे हम द्विक लवण या संकुल यौगिक भी कहते हैं बच्चों। बेसिक चीजें हैं, क्लियर करते चलूंगा। पहले क्या होता था, इसको मैं 2 लेक्चर में कवर कराता था कि द्विक लवण संकुल लवण किसे कहते हैं, ये अलग रहता था और अंतर एक ही साथ। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों इस बार अटैच कर दिया ताकि बच्चों आप लोगों का कोर्स थोड़ा सा फास्ट हो सके। तो पहला डिफरेंस तो यही है बच्चों, आप सबको पता होगा कि यदि हम द्विक लवण को जल के साथ मिला दें तो अपने अस्तित्व को खो देता है, ठीक है, मूल आयनों में वियोजित हो जाता है। लेकिन यदि हम संकुल यौगिक की बात करें, यदि हम इसको जल के साथ मिलाते हैं तो ये अपने मूल जो गुण है उसको नहीं खोता, अर्थात जल के साथ परीक्षण नहीं देता, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें देखो द्विक लवणों में समानता 2 सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं, और इसमें देखो सरल लवण जिनके संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहां पर आपका निकिल है और ये आपका कार्बोनिल है, CO है जो कार्बोनिल है, इसका एक निश्चित रेशियो हो, मिलाने पर जब इसको बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसका एक निश्चित रेशियो हो। लेकिन जैसे हमने कहा कि आपको प्राप्त करना है क्या, फिटकरी, तो फिटकरी में एक निश्चित अनुपात है कि K2SO4 का 1 भाग, K2SO4 ये आपका, फिर आपका Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इसका भी 1 भाग, और पानी के 24 भाग, इनको मिलाएंगे तभी हमें फिटकरी प्राप्त होगा। तो इसका एक निश्चित रेशियो है, एक निश्चित अनुपात है, लेकिन संकुल यौगिकों में कोई अनुपात नहीं होता है, ठीक। ये देखो
ये केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। फिटकरी आप लोग कहाँ देखोगे बच्चों? तो मार्केट में चले जाना जहां आप बाल कटिंग करवाते हैं, ठीक है। दाढ़ी में फिटकरी लगाने का काम करता है, क्योंकि जब ब्लड में आता है बच्चों हीमोग्लोबिन से हीम आयरन आता है, यहाँ से एल्यूमिनियम जाता है, तो वहाँ पे थक्का बनाने का काम करता है। ये जो एल्यूमिनियम पॉजिटिव होता है ना, निगेटिव कणों को पॉजिटिव में तो उदासीन करता है, तो थक्का बनता है। तो आपका बच्चों एल्यूमिनियम जो होता है, फिटकरी का एल्यूमिनियम, वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। इसलिए तो कहते हैं फिटकरी का प्रयोग दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है, कि दाढ़ी बनाने के बाद कहीं पे थोड़ा सा कटिंग लग गया है तो वहां पर फिर हम क्या लगा देते हैं बच्चों? फिटकरी लगाते हैं, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे नमक का ढेर आप देखो, नमक का जैसे मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, पिसा हुआ नमक आपके घर में होगा, लेकिन वो जब सॉलिड अवस्था में होता है NaCl तो एकदम ठोस होता है। तो उसी प्रकार से आपका ये द्विक्लवण में पाया जाता है, लेकिन ये क्रिस्टल और विलयन दोनों अवस्था में पाया जाता है। ये आयनिक यौगिक होते हैं, ये आयनिक भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि भाई साहब ये उदासीन भी होते हैं, जिसमें आयन ना हो। अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंस में तैयार करना पड़ता है कि जो आपके संकुल यौगिक होते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, और अनायनिक भी हो सकते हैं, मतलब उदासीन भी हो सकते हैं। जैसे धनात्मक संकुल हो गया, ऋणात्मक संकुल हो गया, उदासीन संकुल हो गया, ये चीज होता है। अब जलीय विलयन में हमेशा मूल आयनों वियोजित हो जाते हैं। पहले ही बताया गया कि संकुल लवण है क्या, जिसे यदि जल में मिलाए तो अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाए, तो वो आपका द्विक्लवण कहला जाता है। और संकुल यौगिक में क्या बच्चों? अपने मूल आयनों में वियोजित नहीं होता है। द्विक्लवण के गुण मूल यौगिक के ही समान रहता है, जबकि इसमें काफी भिन्नता आ जाती है। कितने अंतर तैयार करना है? 5 अंतर तैयार करना है। एक और आप लोग उदाहरण तैयार कर सकते हैं। द्विक्लवण में धातु आयन की सामान्य संयोजकता होती है, जबकि इसमें बच्चों विशिष्ट संयोजकता होती है। इनकी संयोजकता में समन्वयन संख्या भी ज्ञात की जाती है। तो ये सब चीजें आगे पढ़ोगे। अभी आप लोग डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा आप तैयार करो तो 5, क्योंकि अब जो 2024 का टारगेट है उसमें बच्चों आपके कितने अंतर पूछे जाएंगे? 4। क्यों? क्योंकि 4 अंक का रहता है। तो यदि आप 5 अंतर तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट है कि 4 अंतर आपसे बनेगा। फिलहाल सबसे पहला अंतर जो लॉजिक लगाने वाला है, तो आपको पहले ही बता दिया मैंने कि द्विक्लवण को जल में मिलाते हैं तो अपने आयन में विभक्त हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। संकुल यौगिक को जल में मिलाने पर इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आती है। द्विक्लवण को मैंने आपको कहा कि ये आयनित अवस्था में ही होगा जब भी पाया जाएगा आयन में, क्योंकि टूटेगा तो आयन के रूप में बन जाएगा। जैसे आपने यहां पर टूटता हुआ देखा था बच्चों एग्जाम्पल, यहां पर देखो ये टूटता हुआ, जब टूटेगा तो आयन की अवस्था में ही रहेगा। लेकिन जो आपका संकुल यौगिक है आयन आयनित रहेगा और अनायनित मतलब उदासीन भी रहता है। तो 2 डिफरेंस आसानी से बन जाएगा। तीसरा आप आसानी से तैयार कर लो कि द्विक्लवण हमेशा क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये क्रिस्टल और विलयन दोनों रूप में पाया जाता है। ठीक, इतना बढ़िया है। ठीक है, अब यदि बात करें कि ये इनका जो गुण है, द्विक्लवण के गुण हैं जिनसे मिलकर बना होता है उन्हीं के समान लगभग रहता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। ये आपके 4-5 डिफरेंस तैयार कर लो, खत्म कहानी। ठीक है, इसकी समान संयोजकता होती है बच्चों, लेकिन इनकी समान के साथ साथ विशिष्ट समन्वयन संख्या भी होती है। अब ये समन्वयन संख्या क्या है, कैसे निकालेंगे, वो आगे चलकर आप सब कुछ सीखोगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर डिफरेंस तो तैयार करना ही होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे ही। ठीक है, और साथ में एक एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल बढ़िया लिख लो। कार्नेलाइट याद हो द्विक्लवण का तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसका एग्जाम्पल, फिटकरी का एग्जाम्पल मैं हमेशा फिटकरी का देता हूं। एक मोहर लवण का भी सूत्र सुने होंगे आप लोग, मोहर साल्ट जिसे बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है मोहर लवण का? ये आपका द्विक्लवण ही है, मोहर लवण। ठीक है, FeSO4 है बच्चों, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, इंटू 6H2, ये आपका मोहर लवण है। ठीक है, मोहर लवण है, लिख लो आप लोग, इसे याद कर लो, या फिटकिरी सबसे अच्छा है यार, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये मैंने जब 12th क्लास तब से याद किया और अभी भी वही चीजें याद है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल बच्चों इसको तैयार कर लें। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है मेरा 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।